बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल मैंने आप लोगों को एक लिस्ट लिखवाई थी और उसके ऊपर मैंने लिखा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ अ नॉन करंट एसेट, राइट। और उसमें हमने ये चीज देख ली थी, हमने कौन कौन सी चीजों को कैपिटलाइज करना है, राइट। और उसमें फिर मैंने आपको लिस्ट के अंदर वो भी लिखवा दिया था कि कौन सी चीजों को आपने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करना है। अब उस लिस्ट में ना एक चीज रह गई थी, वो जरा दो चीजें इनफैक्ट रह गई थी, वो अपने पास नोट कर लें। मैं ये रिपीट कर रही हूँ, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स मैंने आपको लिखवाई थी कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको आपको लेना ही नहीं है उस लिस्ट में। उसमें क्या क्या था? उसमें एबनॉर्मल लॉस था, यानी कि लॉस अराइजिंग ड्यू टू या एक्सपेंस अराइजिंग ड्यू टू नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी ये चीजें कहलाती हैं आपकी एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एबनॉर्मल लॉस यानी कि लिखवाया था ना, हाँ, इसमें दो दो चीजें रह गई थी इस लिस्ट में ना, दो चीजें रह गई थी, तो मैं ये पूरी ऑल ओवर अगेन मैं ये लिख रही हूँ। सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट हमने देखा था, हमने इसको नहीं लेना ऊपर वाली लिस्ट के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस जैसा फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये कह दूं कि जी टेलीफोन चार्जेस इतने आए हैं, टेलीफोन कॉस्ट इतनी आई है। अब टेलीफोन कॉस्ट का उस मोटर व्हीकल से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। जो मैंने आपको कल लिस्ट लिखवाई थी उसमें जो सबसे आखिरी लाइन थी ना, जिसमें क्या बात हो रही थी कि ऑल कॉस्ट नेसेसरीली इंकर टू ब्रिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, उसमें अब आप एक और चीज उसमें नोट कर लें, नोट इन द सेंस उसको एक और तरीके से समझ लें। वो ऐसी कॉस्ट होनी चाहिए जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और डायरेक्टली रिलेटेड हो उस नॉन करंट एसेट से, जाहिर सी बात है। अब अगर मैं आपको ये कहूंगी जी ड्यूरिंग द मंथ मैंने मोटर व्हीकल खरीदी, ठीक है। अब मोटर व्हीकल खरीदी और साथ ही मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जून के महीने का फॉर एग्जांपल, जिस महीने में हमने मोटर व्हीकल खरीदी है उस महीने में टेलीफोन एक्सपेंसेस इतने हैं, तो आप कहेंगे कि उसका मोटर व्हीकल से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। टेलीफोन एक्सपेंसेस एक अलग चीज है, टेलीफोन एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है मोटर व्हीकल से, उसको हमने सीधा सीधा क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है। टेलीफोन एक्सपेंस को हमने कैपिटलाइज नहीं करना। बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन उसको लिखवाना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और चीज लिखनी है, ट्रेनिंग कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने अपने बिजनेस के लिए एक नॉन करंट एसेट खरीदा फॉर यूज, राइट। और मैंने उसको खरीदा, क्रेन को खरीदा, बहुत स्पेशल किस्म की क्रेन थी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब मशीनरीज जो है वो स्पेशलाइज नेचर की होती हैं, तो हर कोई तो उठ के उनको ऑपरेट नहीं कर सकता ना, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूं कि ये ट्रेनिंग कॉस्ट, अगर मैं आपको एग्जांपल ये दे रही हूँ कि जी मैंने क्रेन खरीदी और उनसे रिलेटेड ये एक्सपेंसेस आए, और उन एक्सपेंसेस में एक कॉस्ट थी किसकी, ट्रेनिंग की भी। अब हम सवाल भी देखेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब वो ट्रेनिंग की कॉस्ट भी थी कि उस क्रेन को चलाने के लिए मैंने एक या दो लोगों को, अपने एक या दो एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी। अब वो ट्रेनिंग किसी एक्सपर्ट को बुला के दी, मुझे एक्सपर्ट को पेमेंट करनी पड़ी, राइट। तो वो मेरा एक्सपेंस अगेन कैपिटलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको भी आप एक किस्म का ना एबनॉर्मल लॉस में ट्रीट करें, नेग्लिजेंस वाला। मेरे एम्प्लॉइज वेल ट्रेन्ड थे ही नहीं, राइट। ये कॉस्ट आपकी अवॉइडेबल है अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को पहले से ही इतना अच्छे तरीके से ट्रेन किया होता, तो क्रेन खरीदने के बाद आपको उनको दोबारा ट्रेन करने की जरूरत ही ना पड़ती, राइट। इसको इस तरह से समझे, हो गई बात क्लियर। तो आपके पास अगर उस एसेट से रिलेटेड तो है, वो आपने एसेट खरीदा था, आपने ये नॉन करंट एसेट क्रेन खरीदी, इसी वजह से आपको ट्रेनिंग कॉस्ट इंकर करनी पड़ गई, ट्रेनिंग देनी पड़ गई। लेकिन इस ट्रेनिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इसको हम लेके जाएंगे एज एन एक्सपेंस। इन सारे आइटम्स को हम किधर लेके जाएंगे, एज एन एक्सपेंस लेके जाएंगे, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस को भी, इसको भी, राइट। हमने इनमें से किसी भी आइटम को कैपिटलाइज नहीं करना, नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना।
जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए जिस तरह एडवर्टाइजमेंट हो गया, एक जनरल टर्म है ये, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आपका इसमें कैपिटलाइज नहीं होंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? आपने एडवर्टाइजमेंट करा दी, आपने अपने सेल्स मैन को कमीशन दिया, सेल्स कमीशन देना, ये सारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, सेल करने के लिए आपने किया, राइट। क्लियर हो गई बात। तो आपने ट्रेनिंग कॉस्ट को भी अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर E3 आपके सामने है, ये पास पेपर का एक सवाल है। क्या कह रहा है ये? निपॉन लिमिटेड टुक डिलीवरी ऑफ अ लैंड सर्वर यानी कि कंप्यूटर, ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2001, ठीक है। तो निपॉन लिमिटेड के पास एक कंप्यूटर आया फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2001 को। द लिस्ट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट वाज ₹1,50,000 but Nippon Limited was able to negotiate a price of ₹1 lakh with the supplier, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, 50,000 उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, है ना। लिस्ट प्राइस उसकी थी 1,50,000, 50,000 उसको मिल गया ट्रेड डिस्काउंट, तो अल्टीमेट उसको प्राइस कितने की पड़ी? 1 लाख रुपीस की। हाउएवर द सप्लायर चार्ज एन एडिशनल ₹3,400 टू इंस्टॉल एंड टेस्ट द इक्विपमेंट. The supplier offered a 5% discount if Nippon Limited paid for the equipment and additional installation cost within 7 days. ये कौन सा डिस्काउंट है जी? उस्मान, मोहसिन, ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट, वेरी गुड। तो इसको हमने अपनी लिस्ट में नहीं लेना। उस्मान, आपने कल वाली रिकॉर्डिंग देख ली है? कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देख लिए? कल आप थे? अच्छा, ओ ओके ओके ओके, चलो गुड हो गया, सही है। तो यानी कि इसको हमने इसमें नहीं माइनस करना, इसको उस लिस्ट में लेना ही नहीं है, कुछ भी नहीं इसका करना। निपॉन लिमिटेड वाज एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एडिशनल डिस्काउंट, चलो ठीक है। द इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रिकल वायरिंग फॉर द सर्वर कॉस्ट ₹1,100. After initial testing, certain modifications costing ₹1,900 proved necessary. और नीचे क्या लिखा हुआ है? MIS staff was sent on special training courses to operate the server, which cost ₹9,900 to Nippon Limited. ठीक है, यानी कि ये ट्रेनिंग कॉस्ट हो गई। The equipment was insured against fire and theft at a premium of 4% per annum of cost. तो ये इंश्योरेंस कौन सी है? Other than insurance in transit. किसके अगेंस्ट है? फायर और थेफ्ट के अगेंस्ट है। इसको हमने कैपिटलाइज करना है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल ठीक, इसको हमने कैपिटलाइज नहीं करना, इसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे, ठीक है। A maintenance agreement was entered into with a company which promised to provide 24 hours breakdown cover for 1 year at the cost of ₹3,500. ये क्या है? ये आपका क्या हो गया? मेंटेनेंस का कॉस्ट हो गई। अब एक एक करके हमें देखना है कि हमें किस तरीके से, और रिक्वायरमेंट में क्या आ रहा है? कैलकुलेट द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ सर्वर टू निपॉन लिमिटेड, यानी कि हमें वो बोल रहा है कि आपने इस जो कंप्यूटर खरीदा, जो सर्वर खरीदा, उसकी आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो हमने ये चीज देख ली है कि हम ये बात नहीं बोलेंगे कि हमने 1 लाख रुपए का सर्वर खरीदा। अब आपको ये बात भी पता है कि इस सर्वर से रिलेटेड काफी और भी चीजें हैं जो कि आपको इसकी अमाउंट वैल्यू में कैपिटलाइज करनी होती है, राइट। तो आपने वो चीजों को ऐड करना है 1 लाख में, और फिर आप ये बात बोलेंगे कि अच्छा जी मैंने इतने का सर्वर खरीदा है, राइट। जो मेरे पास सर्वर है उसके ऊपर जो मेरी टोटल कॉस्ट आई है वो ये आई है, राइट। तो हम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट विद व्हाट? हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ सर्वर निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया? एज पर आवर फॉर्मेट, लिस्ट प्राइस ऑफ सर्वर। तो लिस्ट प्राइस ऑफ सर्वर आपकी कितनी है क्वेश्चन के अंदर? 1.5 लाख रुपए, ठीक है जी। चले जी, लिस्ट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट वाज 1,50,000 बट निपॉन लिमिटेड वाज एबल टू नेगोशिएट अ प्राइस ऑफ ₹1 लाख। तो 50,000 क्या हो गया? 50,000 आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो 50,000 आपने क्या कर दिया? यहां से लेस कर दिया
चाहे तो आप ऊपर ही क्या कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस से शुरू कर दो, लेकिन बेहतर है इस तरह से आप लिखें ताकि पता लगे कि आपको आता है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, however the supplier charged an additional ₹3,400 to test the equipment and install the equipment। क्या करेंगे इसको? 3,400 इसको लेना है नहीं लेना उस्मान? बिल्कुल लेंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम से, ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम से हम 3,400 को इधर ऐड कर देंगे। आगे देखते हैं, सप्लायर ऑफर्ड अ 5% डिस्काउंट इफ निप्पॉन पेड लिमिटेड पेड फॉर द इक्विपमेंट, निप्पॉन लिमिटेड वाज एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एडिशनल डिस्काउंट। तो हमने कुछ 5% निकाल के उसको माइनस नहीं करना यहाँ से, ठीक है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे माइनस होगा, कैश डिस्काउंट का हमने कुछ भी नहीं करना। फिर आ रहा है, the installation of special electrical wiring for the server cost ₹1,100। तो इसको भी हमने यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करेंगे special wiring cost, right, 1,100। After initial testing, certain modifications costing ₹1,900 proved necessary। हाँ जी, लेना है इसको या नहीं लेना? बिल्कुल लेना है, बिल्कुल ठीक। ऐड करेंगे इधर मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन कॉस्ट 1900। फिर आते हैं नीचे, MIS स्टाफ was sent on special training courses। तो हम ये बात कहेंगे कि अगर हमारा स्टाफ और पहले से ही वेल ट्रेन्ड होता, अगर उसको पहले से ही नो हाउ होती, तो हमें क्या ये ट्रेनिंग करवानी पड़ती? हम कहते हैं नहीं, यानी कि अवॉइडेबल कॉस्ट है, बिल्कुल अवॉइडेबल कॉस्ट है, इसको तो हमने कैपिटलाइज करना ही नहीं है, राइट। फिर आता है नीचे, इक्विपमेंट वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर एंड थेफ्ट। तो आपने सिर्फ इंश्योरेंस अगेंस्ट इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को सिर्फ यहाँ पे कैपिटलाइज करना है, उसके अलावा जितनी भी इंश्योरेंसेज हैं आपने उसको इग्नोर कर देना है। फिर आता है ये, a maintenance agreement was entered into with the company which promised to provide 24 hours breakdown cover for 1 year at the cost of ₹3,500। अब मैंने आपको ये बात बोली है कि आपने एक बेंचमार्क रखना है। क्या बेंचमार्क रखना है? until the asset comes in the present location and condition। यानी कि आपने देखना है कि उस पॉइंट तक, जब तक एसेट मेरी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में नहीं आ जाता, उस पॉइंट तक मैं कौन कौन सी कॉस्ट इनकर कर रही हूं, और उनको मैंने देखना है कि कैपिटलाइज करना है या नहीं करना। जैसे ही मेरा एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है, इस्तेमाल रेडी फॉर यूज हो जाता है, इस्तेमाल होने की पोजीशन में बिल्कुल परफेक्ट हालत में आ जाता है, उसके बाद से जो मैंने कॉस्ट इनकर करनी है उनको मैंने ज्यादातर अभी इंट्रो के लेवल तक आप ही पढ़ोगे कि उनको आपने एक्सपेंस आउट ही करना है, कैपिटलाइज नहीं करना। अब इधर आ जाए, आपने मेंटेनेंस एग्रीमेंट, मेंटेनेंस एग्रीमेंट किस चीज का होगा? आपका जो सर्वर इंस्टॉल्ड है उसकी मेंटेनेंस, राइट। तो क्या ये मेंटेनेंस का काम आपका बिल्कुल रेडी फॉर यूज की हालत में आने से पहले आपका शुरू हो जाएगा? नहीं ना, ये तो बाद की बात है कि पहले मेरे पास कंप्यूटर सर्वर आ तो जाए, इंस्टॉल तो हो जाए, सारा कुछ ठीक ठाक हो जाए, मैं उसका स्विच तो ऑन कर दूं, उसके बाद मुझे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि अब ये जो मेंटेनेंस वाली बात है ना, ये तो बाद की बात है, पहले हम अपना ये ऐड नहीं होगी, बिल्कुल ऐड नहीं होगी। क्यों नहीं ऐड होगी? क्योंकि हम लोगों का इस पॉइंट से पहले हमारा सर्वर रेडी फॉर यूज आ जाएगा, यानी कि हमारे पास वो कैपिटलाइजेशन वाला टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मेंटेनेंस का चक्कर होगा, रिपेयर का चक्कर होगा, ठीक है। और वैसे भी नॉर्मली आप देखोगे, आप बल्कि अपने पास ही बात लिख भी लो, नॉर्मली रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये जो है ना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ठीक है। कब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? वो मैं आपको अभी समझा दूंगी। क्लियर होगी बात?
तो नॉर्मली रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये सारी चीजें आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती हैं, ये एक्सपेंस आउट होती हैं, ये एसेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। हो गया सारा खत्म। अब आप इन सब चीजों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि अब मैं क्या कहूंगी कि मेरे पास मैंने जो सर्वर खरीदा है वो कितने का खरीदा है? 1,06,400। ठीक है, उसमें पीछे सारी चीजें इसमें ऐड और लेस होती रहेंगी और मैं ये बात कह दूंगी कि अपना मेरा सर्वर की टोटल कॉस्ट जो है ना 1.5 लाख रुपए है ना 1 लाख रुपए, 1,06,400 रुपीज। इज दैट राइट? ठीक है, अच्छा फिर आते हैं नीचे। अब वो आपसे पूछ रहा है, आपसे सवाल में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको वो पूछ सकता है कि भी डेजिग्नेट करें। अब कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैंने आपको स्टडी टेक्स्ट से कल बताया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स यू बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, राइट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस जो कि आपको विद इन अ ईयर उसका बेनिफिट मिलके खत्म भी हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें एक एक करके ये देखना है कि हमारा ये जो एक्सपेंसेस उसने डिफरेंट नीचे बताए हुए हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अभी आपको इतने शायद क्लैरिटी से बात समझ में ना आए, आप इतना जल्दी पिक ना कर सके, लेकिन इस बात की टेंशन ना लें। आगे तक जब अभी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, अभी हमें और भी डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह आई कैप एग्जाम्स आने तक आपको इतनी ट्रांजैक्शंस के ऊपर इतनी कमांड हो जाएगी कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आइटम रेवेन्यू है, कौन सा आइटम कैपिटल है। काफी चीजें ऐसी हैं जो कि आप पढ़ोगे भी ना तो बार बार प्रैक्टिस कर करके भी आपको पता लग जाएगा कि अच्छा जी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल है, राइट? तो इसको देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज लैंड सर्विस। चलें ठीक है, हाँ मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोगों से ही मैंने पूछना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज लैंड सर्वर क्या हुआ? निप्पॉन लिमिटेड ने लैंड का जो सर्वर खरीदना था उसके लिए लोन लिया और लोन के ऊपर उनको जो सूद पे करना पड़ रहा है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ऐड नहीं होगा, यानी कि क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना? आपने बस मुझे ये बताना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमने ये देखा, जो हमने कल लिस्ट बनाई थी वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली थी और हमने उसमें देखा उसमें ऐसी कोई बात भी नहीं थी, है ना? कॉस्ट में नहीं लेना, वेरी गुड, इसका मतलब है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है ना उस्मान। जो चीजें कॉस्ट में ऐड हो रही है ना वो सारी की सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, ये बात याद रख लो। और जो चीजें ऐड नहीं हो रही वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हमने ये देखा इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज लैंड सर्वर, ये आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते हो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, इसको आपने एक्सपेंस आउट करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा ये आ जाए, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर यूज विद द सर्वर। तो हुआ क्या? आपने सर्वर खरीदा, बिल्कुल ठीक। अब आपने सर्वर खरीदा, नहीं उस्मान ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है बच्चे, ये किस्म का एक और आपका नॉन करंट एसेट है। देखो क्या है, सॉफ्टवेयर खरीदा ना, सॉफ्टवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर का बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए मिलेगा। सॉफ्टवेयर आप 1 साल में इस्तेमाल करके खत्म तो नहीं कर देते ना, सॉफ्टवेयर भी आपका 10 साल तक इस्तेमाल होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो जो अंदर प्रोग्राम्स वगैरह डले हुए होते हैं उसके। तो आपने ये देखना है कि आइटम क्या है, कॉस्ट ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। इंटरेस्ट को हमने रेवेन्यू क्यों एक्सपेंस किया? क्योंकि इंटरेस्ट हमें हर साल पे करनी पड़ेगी। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अच्छा जी आज के दिन मैंने जो इंटरेस्ट पे किया वो अगले 10 सालों का है, हमें हो सकता है नॉर्मली हर साल ही पे करना होता है उसको, राइट? यहाँ पे आ जाए कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होगा? ये आपका होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ सर्वर की कॉस्ट ले रहे हैं, बस हमने ये बताना है कि ये फिर सर्वर एक अलग हम लोग एक नॉन करंट एसेट बना लेंगे ना। सॉफ्टवेयर नहीं नहीं हम ये नहीं कर रहे, सर्वर की कॉस्ट नहीं ले रहे बच्चे, वो तो हम कर चुके, वो खत्म हो गई, वो बात हमारी खत्म हो गई। सर्वर की कॉस्ट कैलकुलेट करके हमने वो कर लिया खत्म। ये तो कोई और हमारा सॉफ्टवेयर एक और नया नॉन करंट एसेट है ना। नहीं ये सॉफ्टवेयर आपका एक और नॉन करंट एसेट है। आपने सर्वर खरीदा, सर्वर की कॉस्ट तो ये आ गई 106,400। फिर आपने इसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर भी खरीदा, सॉफ्टवेयर आपका एक अलग नॉन करंट एसेट है। ठीक है, वो एक अलग नॉन करंट एसेट है। ठीक है जी, कैपिटल, हाँ कैपिटल एक्सपेंस, ओके ओके सही है।
तो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ये अगेन आपका कैपिटल हो गया। आगे आ जाए, कॉस्ट ऑफ कस्टमाइजिंग द सॉफ्टवेयर फॉर यूज इन निप्पॉन लिमिटेड बिजनेस। ये वाला उस्मान क्या है ये? अब मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर जो मैंने ऊपर कैपिटलाइज किया है, बिल्कुल ठीक, इसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि एक किस्म का नेसेसरी है, राइट? और इसमें ये अनअवॉइडेबल है। अब बिजनेस ही इस नेचर का है कि आप सॉफ्टवेयर को आपको ऑल्टर करने की जरूरत पड़ गई, मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ गई। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ओ अच्छा ये अनअवॉइडेबल हो सकता था अगर हमारा बिजनेस ऐसा ना होता, राइट? लेकिन भाई बिजनेस को तो आप नहीं कह सकते ना कि भाई ये हम चेंज कर सकते हैं या सो एंड सो फोर्थ, या हमने गलत कर दिया, इस तरह तो आप नहीं कह सकते। यानी कि आपका अब नॉर्मल लॉस तो है नहीं, अब नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, ये आपकी जरूरत थी, अनअवॉइडेबल कॉस्ट था, ये आपका नेसेसरी था टू ब्रिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जब तक हम इसको मॉडिफाई ना करते, कस्टमाइज ना करते, हम इसको यूज भी नहीं कर सकते थे। आगे चलें, कॉस्ट ऑफ पेपर यूज बाय द कंप्यूटर प्रिंटर, रेवेन्यू एक्सपेंस। पीछे से देख तो नहीं रहे पैक के क्वेश्चन बैंक से? पक्की बात है? चलो ठीक है, वेरी गुड, ये बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका। और ये क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के पास नहीं है, चले ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि जी पेपर एक ऐसी चीज है जो कि आपका ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको 10 साल तक एक ही पेपर को इस्तेमाल करते रहेंगे, राइट? वो बस आपने प्रिंट किया और वो खत्म हो गया, बेनिफिट उसका यूटिलाइज हो गया, आपको अगले दिन नया पेपर यूज करना पड़ेगा, ठीक है? वेजेस ऑफ सर्वर ऑपरेटर्स, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस है, वेरी गुड, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंस आ गया। आगे चलते हैं, उस्मान रेवेन्यू है ना? ठीक है। अच्छा मोहसिन, ये वाला बताए, कॉस्ट ऑफ कार्ट्रिज यूज्ड बाय द कंप्यूटर प्रिंटर। जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि कार्ट्रिज भी एक ऐसी चीज है जो कि आपका यहाँ से 3 या 4 महीने चलती है ना? 3 या 4 महीने उसका बेनिफिट आता है। तो अगर आप कोई कार्ट्रिज खरीदते भी हो तो आप उसको कैपिटलाइज नहीं करते, आप अपने नॉन करंट एसेट में ये नहीं लिखते कि भाई मेरे पास एक कार्ट्रिज भी है, क्योंकि ये कार्ट्रिज जो चीज है ये आपकी विद इन अ ईयर कंज्यूम हो जाती है, बेनिफिट मिलके खत्म हो जाता है। आगे, कॉस्ट ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा रैम टू द सर्वर। रैम क्या होता है? वो मेमोरी जो होती है उसकी। जी, कैपिटल या रेवेन्यू? क्या चीज ऐड कर रहे हैं? रैम ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर खर्चा आया, उसके लिए जो पैसे निकले। नहीं 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 नहीं, क्या उस्मान, अगर आप इस तरह से कहो ना कि लेकिन रैम तो एक साल से पहले खराब भी हो सकती है, उस तरह तो फिर कोई भी चीज खराब हो सकती है एक साल से पहले, राइट? उस तरह तो मैं आपको ये कह सकती हूँ और सर्वर भी खराब हो सकता है, इस तरह तो सॉफ्टवेयर में भी कुछ गड़बड़ आ सकती है, सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, आपने जनरल बात करनी नहीं है। कैपिटल एक्सपेंस है तो जनरल कैपिटल एक्सपेंस है, आपने जनरल बात करनी नहीं है इसके अंदर। जब होगा तब देखी जाएगी, लेकिन आज के दिन तो खराब नहीं है ना, और आज के दिन हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे 5 साल तक चलेगा, राइट? तो आपने कहना है कि कैपिटलाइज होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस बोलना ही नहीं है, राइट? वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा रैम, रैम आपका 1 साल से ज्यादा के अरसे के लिए होता है, तो आपने इसको नहीं नहीं नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंस है बच्चे, ये उस्मान आप अगले का बता रहे हो, ठीक है? ठीक है जी, तो रैम आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ सीडीज यूज ड्यूरिंग द ईयर, ये बिल्कुल आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि सीडीज आपकी 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए यूज नहीं होती, बस आपने उसको इस्तेमाल किया, उसके अंदर कोई चीज सेव की और वो 1 साल के बाद जो है उसमें जगह ही नहीं बचेगी, राइट? कि उसको आप फर्दर यूज करो, राइट? तो आप इस तरह से एक बात कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ सीडीज ये भी बड़ी छोटी सी चीज है, ये भी कंज्यूम होकर खत्म हो जाती है, ठीक है? आगे चलते हैं, ये रहा कॉस्ट ऑफ एडिंग अ मैन्युफैक्चरर्स अपग्रेड टू द लैंड सर्वर। हम लोग करते हैं ना अपने पीसीज वगैरह को अपग्रेड आ रही होती है कि भाई फलानी एप्लीकेशन अपग्रेड कर दें, मोबाइल फोन्स में भी इस तरह से होता है। तो हमने क्या किया? मैन्युफैक्चरर्स अपग्रेड, विंडोज का हमने अपग्रेड किया लैंड सर्वर के अंदर। सोच के बताएं क्या है ये? रेवेन्यू नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना।
अपग्रेड किया, सॉफ्टवेयर को बेहतर बना दिया, उसमें कुछ एड ऑन्स कर दिए, नई एप्लीकेशंस अपलोड हो गई, उसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर के अंदर एडिशन हो रही है ना, सॉफ्टवेयर बेहतर हो रहा है, तो ये क्या होगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नहीं नहीं नहीं, वो वाला अपग्रेड नहीं है, वो तो हमारे मोबाइल फोन्स में अपडेट हो अपग्रेड हो दोनों सेम चीज है बच्चे। वो मोबाइल फोन तो एक अलग चीज है ना, अब सर्वर में तो बार बार हर रोज अपग्रेड नहीं होता ना, वो तो मैन्युफैक्चरर ने आके कहा कि जी ये एक इसमें एड ऑन एक नई चीज आई है, इसको जरा आप अपग्रेड कर दें या इसको बेहतर बना लें, जैसे हमारे फोन में होता है कि वो किटकैट से पता नहीं क्या बन जाता है तो क्या बन जाता है, राइट। यहाँ पे ये कुछ और चीज है, अभी मोबाइल फोन तो है नहीं, तो सर्वर है, तो ये तो मैन्युफैक्चरर ने आके हमें कहा कि जी इसको बेहतर बनाना है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो, हाँ देखो ना, अभी सर्वर की बात कर रहे हैं ना, कुछ छोटी मोटी चीज थोड़ी है। तो मैन्युफैक्चरर ने आया, कहता है कि इसके इतने खर्चा आएगा, इसको आपने अब बेहतर करना है, अपग्रेड करना है। क्लियर होगी बात, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अच्छा, फिर कॉस्ट ऑफ एडिंग एयर कंडीशनिंग टू द कंप्यूटर रूम, एयर कंडीशनर खरीदा और उसको इंस्टॉल करवाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम एक चीज यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती हूँ, इस तरह से आपने इस बात को याद रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतनी बात तो हमने देख ली कि हमने अगर कोई भी नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको ये कहूं कि इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल ये दूं कि मैंने एक बिल्डिंग बनाई हुई है, ठीक है, अब एक मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग खरीदने की या बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का जो कॉस्ट है वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, क्योंकि वो मेरी नॉन करंट एसेट है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 साल के बाद मैंने बिल्डिंग के साथ एक और उसको थोड़ा मैंने तोड़ के ना थोड़ा बड़ा कर दिया, बिल्डिंग को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो जो मेरा खर्चा आएगा ना उस एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए, वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग, अपग्रेडिंग, एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट, ये भी मेरी क्या चीज कहलाएगी, ये भी मेरी कहलाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है मेरा एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट। मैं पहले से मैंने लैंड सर्वर खरीदा था, उसको अभी मैं क्या कर रही हूँ, अपग्रेड कर रही हूँ या अपडेट कर रही हूँ, इट्स द सेम थिंग, इज दैट राइट। मेरे पास एक सर्वर था, उसमें मैं एक्स्ट्रा रैम लगा रही हूँ, उसको मैं एक्सटेंड कर रही हूँ उसकी मेमोरी में, तो अब मैं उसमें पहले से ज्यादा चीजें स्टोर कर सकती हूँ, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये आपका कैपिटल है, उसमें भी लिखा हुआ है, स्टडी टेक्स्ट में भी जो हमने पढ़ा था डेफिनेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर की, उसमें भी ये बात हुई हुई है, लेकिन अब हमने उसको देख लिया। ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट से रिलेटेड ना हो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ करेंगे कैपिटल, जरूरी नहीं है कि हर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक, जैसे अब ये था रेवेन्यू, सॉरी सर्वर भी था और सॉफ्टवेयर भी था, सॉफ्टवेयर अलग है सर्वर अलग है, हाँ बिल्कुल ठीक। ये क्या होगा फिर, ये एयर कंडीशनर एक नया नॉन करंट एसेट आ जाएगा, ठीक है, ये एयर कंडीशनर एक नया नॉन करंट एसेट आ गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना, आप एक एयर कंडीशनर को खरीद रहे हो तो ये नया नॉन करंट एसेट हो गया। कुछ चीजें हैं जो कि उसी एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट की वैल्यू में ऐड होंगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अलग होंगी, ठीक है। उसमें भी आपने नहीं करना, वो सारा आप FR1 में पढ़ोगे, अब उसकी टेंशन मत लो, उस तरह से नहीं आता। जिस तरह ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कैसे थे, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वैसे थे जो कि सर्वर की ही कॉस्ट में ऐड हो रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं, इसी में मैं अगर आपको आगे ये बोलती कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आई ऑल्सो परचेज एन एयर कंडीशनर इन द कंप्यूटर रूम, तो क्या हम एयर कंडीशनर की कॉस्ट को भी इसमें इस सर्वर की कॉस्ट में ऐड करते हैं, नहीं,
है ना, उसको तो हम सर्वर की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको कहेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कैसा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसमें तो ऑब्वियसली लॉजिक सी बात है ना, वरना तो फिर हमारे बिजनेस में सिर्फ एक ही नॉन करंट एसेट नजर आ रहा हो, उसमें तो फिर हम सारी जो है चीजों को एक ही में कैपिटलाइज करें कि जी हमने लैंड खरीदी, अब लैंड के ऊपर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर है, तो फर्नीचर को भी बिल्डिंग में कैपिटलाइज करो, ऐसा तो नहीं करते ना, फर्नीचर को अलग रखते हैं, बिल्डिंग को अलग रखते हैं, लैंड को अलग रखते हैं, राइट। तो आपने इस तरह से ख्याल करना है, कैटेगराइजेशन तो करनी है जहां पे पॉसिबल हो, और जहां पे कैटेगराइजेशन नहीं होगी क्योंकि सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी नॉन करंट एसेट से परटेन करते हैं, तो फिर हमने उसी में कैपिटलाइज करना है वो, लेकिन वो आपका कंसर्न नहीं है, ठीक है। दैट इज जस्ट फॉर योर कंसेप्चुअल आपकी बिल्डिंग। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये देख लिया। अब इसमें मैं देखती हूँ कि E12 आपके पास है इधर या नहीं। हाँ, ये देखें क्वेश्चन नंबर E12 मिस्टर इजाजी, आपका होमवर्क है, इसमें आपने अगेन वही आइडेंटिफाई करना है कि कौन से आइटम्स जो हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन E12 ये मैं अभी अपलोड कर देती हूँ आपके LMS पे वाला डॉक्यूमेंट, सही है। तो हमने ये चीज देख ली कि आपके पास कॉस्ट ऑफ एन एसेट होता क्या है, ठीक है, कि आपके पास जो एसेट होता है उसकी हम कैसे कहेंगे कि भाई हमने कितने का एसेट खरीदा, हमें उसको उसके बारे में टोटल कॉस्ट क्या पड़ी, राइट। तो ये काम हमने देख लिया। अब हम आते हैं अपनी डेप्रिसिएशन पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन फिर क्या होती है। हमने नॉन करंट एसेट देख लिया, हमने उसकी कॉस्ट देख ली, अब डेप्रिसिएशन को देखते हैं। चलिए इधर आ जाए। डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट। डेप्रिसिएशन होता क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है और ये आपको याद रखनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज व्हाट? Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. अब इसमें काफी चीजें अजीब सी हैं। सिस्टमेटिक एलोकेशन क्या हो गया, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, यूजफुल लाइफ क्या होती है, देखते हैं इसको। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, इधर देखें, द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, बस इसको ब्रैकेट में जो बात लिखी हुई है इसको अभी इग्नोर कर दें, द कॉस्ट ऑफ एन एसेट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि आपकी डेप्रिसिएशन होती क्या है। डेप्रिसिएशन की आपको डेफिनेशन देखेंगे तो डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक allocation of depreciable amount of an asset over its useful life, right? और इसके अंदर हमने ये देखा कि चले पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट को देखते हैं कि डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है। डेप्रिशिएबल अमाउंट ये क्या चीज है, कॉस्ट ठीक है जी। कॉस्ट क्या होती है वो हमने देख ली, ठीक है, वो हमने देख ली कि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कॉस्ट ऑफ एन एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। रेजिडुअल वैल्यू होती है द एक्सपेक्टेड डिस्पोजल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। देखें यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये हर जगह नजर आएगा। यूजफुल लाइफ होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी निपॉन लिमिटेड वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या चीज खरीदी थी, हमने सर्वर खरीदा था, राइट। जब हम सर्वर जो है हमने वो सर्वर खरीदा
तो हमें जो उसका सप्लायर था उसने लाजमन हमें ये बात बताई होगी कि ये सर्वर 10 साल तक चलेगा, ठीक है, ये सर्वर 10 साल तक चलेगा। तो वो जो हमें ये बात बोल रहा है कि ये सर्वर 10 साल तक चलेगा, उसका मतलब है कि इसकी यूजफुल लाइफ है 10 years। यूजफुल लाइफ क्या होता है? यूजफुल लाइफ इज द पीरियड ओवर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, राइट। तो हमें क्या करना है? यूजफुल लाइफ हमें पता लग गई। अब आगे हम ये देख रहे हैं रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। रेजिडुअल वैल्यू होती है कि जब आप फिर 10 साल के बाद उसको डिस्पोज करने जाएंगे, डिस्पोज करने का मतलब है सेल करना। अब एक अगर आपके पास सर्वर है, 10 साल गुजर गए, अब उसके बाद आपको पता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गई है। ऑब्वियसली एक नॉन करंट एसेट एक चीज है, राइट, खराब तो उसने होना है, दुनिया में हर चीज खराब होनी है, खत्म होनी है, हर चीज का एक दी एंड होना है, राइट, सिवाय अल्लाह ताला के, राइट। तो अब क्या होगा? अब आपको ये बात पता है कि इस सर्वर का जो है वो दी एंड तो कभी ना कभी होना है। अब ये हमेशा तो बिल्कुल परफेक्टली हालत में रहेगी नहीं, राइट। तो होगा क्या? अब 10 साल अगर गुजर जाएंगे और जब आप देखोगे एक बिल्कुल ही नाकारा से एक सर्वर पड़ा हुआ है, अब आपने उसको पड़े नहीं रहने देना, आपने उसको क्या कर देना है? स्क्रैप में या तो बेच देंगे या मार्केट में जाके देखेंगे कि अगर कोई इसको खरीदने को तैयार होगा, राइट। तो अगर कोई खरीदने को तैयार नहीं भी होता तो हम उसको क्या कर देते हैं? स्क्रैप कर देते हैं, राइट। हम उसको जंक में बेच देते हैं। वो हो सकता है उसमें हमें कोई पैसे ना भी मिले, राइट। रेजिडुअल वैल्यू जरूरी नहीं है कि आपको कुछ मिलेगी। आप आज के दिन जिस डेट पे आप सर्वर खरीद रहे हो, आज के दिन आपने एस्टिमेट लगाना है कि 10 साल के बाद जब मैं उसको बेचने जाऊंगी या बेचने जाऊंगा तो उसकी मुझे क्या उसके अगेंस्ट पैसे मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्पोजल कॉस्ट्स, यानी कि फ्यूचर में जब मुझे उसको बेचना पड़ेगा तो हो सकता है मुझे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी प्रोवाइड करनी पड़े, राइट, कस्टमर को हो सकता है मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट करनी पड़े। तो फ्यूचर की मैंने देख लिया कि जब मैं बेचूंगी तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे और इस डिस्पोजल से रिलेटेड मुझे खर्चे जो करने पड़ेंगे वो उसमें से मैं लेस करूंगी, तो नेट अमाउंट मेरी जेब में क्या आएगा? नेट रेजिडुअल वैल्यू, राइट, एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। बात समझ आ गई? तो ये आज के दिन मैंने जिस दिन परचेज करूंगी उसी दिन मैंने ये हिसाब लगाना है। क्लियर होगी बात? जी मोहसिन उस्मान, रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल ठीक। प्रेजेंट में खड़े होके, अभी आज के दिन खड़े होके हम ये क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेड, है ना, एक्सपेक्टेड कि यूजफुल लाइफ के एंड पे क्या एक्सपेक्टेड अमाउंट है जो हमारी जेब में रहेगी। क्लियर होगी बात? सही है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं वापस ऊपर। अब बात कर रहे हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट की। देखिए इसको समझना बहुत ही आसान है, बहुत इसका आसान है। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको ये कहूं आज क्या 2016 है, राइट, 2016 वाला साल आज अभी गुजर रहा है। अब अगर मैं आपके सामने एक गाड़ी लाके खड़ी करूं और मैं बल्कि आपके सामने गाड़ी लाके खड़ी ना करूं, अभी मैं आपको सिर्फ ये बात बोल रही हूं कि मैंने 20 साल पहले कोरोला खरीदी थी, राइट, जो कि आज तक मेरे पास पड़ी हुई है, राइट। अब जैसे ही आपने ये सुना कि 20 साल पहले ली थी, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, बड़ी बुरी हालत में होगी, पेंट उतरा हुआ होगा, इंजन काम नहीं कर रहा होगा, हो सकता है एसी भी काम ना कर रहा हो, बड़ी खटारा हालत में, और इतना पुराना मॉडल, चमचमाती नहीं होती हो, मतलब वो चमकने वाली जो आजकल चमचमाती हुई गाड़ियां आती हैं वो वैसी सी नहीं होगी, राइट, आता है ना दिमाग में, बड़ी बैटर्ड किस्म की होगी। इतनी बात क्लियर है ना? मैंने आपको ये कहा 20 साल पुरानी, और फिर मैं आपको ये बोलूं, और मैंने एक तो मेरे पास 20 साल पुरानी गाड़ी है और एक मैंने आज ही के दिन नई नई शोरूम से खरीदी है, वो आपके दिमाग में एकदम से आएगी, बड़ी जबरदस्त सी गाड़ी होगी, वो नया मॉडल, राइट, साफ सुथरी, इंजन बड़ा जबरदस्त काम करता होगा, एसी बड़ा जबरदस्त सा काम करता होगा, शीशे बड़े चमक रहे होंगे, है ना। तो आपको देखो क्या हो रहा है,
नॉन करंट एसेट की एज की वजह से क्या हो रहा है, आपके दिमाग में एक अलग ही पिक्चर आ रही है, अलग ही प्रेजेंटेशन आ रही है। तो 20 साल पहले वाली गाड़ी में भले उसकी जितनी भी ख्याल रख लूं, जितना भी केयरफुल उसको कर लूं, भले मैं उसको इस्तेमाल भी मैंने ना किया हो, भले वो मेरे घर में ही खड़ी हुई हो 20 साल से, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी हालत में डिक्रीज आता रहेगा, है ना। वो डिक्रीज क्यों आता है, उसकी जो हालत उसकी गैर से गैरतर होती जाएगी, उसकी हालत में जो एक चेंज आता रहेगा और वो नेगेटिव चेंज होगा, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन की वजह से ये काम होता है। डेप्रिसिएशन होता क्या है, अब जैसा अगर मैं आपको ये कहूं, अब वापस से गाड़ी वाली एग्जांपल पे आ जाते हैं, लेकिन आज मैंने कोई गाड़ी नहीं खरीदी, नई गाड़ी कोई नहीं खरीदी मेरे पास, ठीक है, मैं वापस से पुरानी गाड़ी पे आ गई। अब 20 साल पहले 2000 कौन सी इसमें 2006, अब 2000 नहीं 1996 में ना, हाँ, अब 1996 में जब मैंने वो गाड़ी खरीदी होगी, अब आप जरा पास में चले जाएं, 1996 में वो गाड़ी जब मैंने खरीदी होगी तो वो उस जमाने में बड़ी चमचमाती और बड़ी जबरदस्त और नए मॉडल की, राइट, है ना। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे इट वाज अ न्यू गाड़ी, राइट। फिर क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये कहूं कि मैंने उसको उस टाइम पे खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख रुपए की मैंने कोरोला खरीदी थी 20 साल पहले, और वो बड़ी जबरदस्त हालत में थी। अब क्या हुआ, उसी गाड़ी को मैंने इस्तेमाल किया इस्तेमाल किया इस्तेमाल किया और आज गुजर गए हैं उसको 20 दिन, किसी ना किसी तरीके से मैंने उसको 20 साल चला लिया, राइट। अब जैसे आज के दिन उसकी जो हालत होगी, आज के दिन अगर मैं बेचने जाऊंगी, मैंने उसको खरीदा कितने पे था, मैंने उसको 1996 में खरीदा था 10 लाख रुपीस का, और आज के दिन 2016 में अगर मैं उस एसेट को बेचने जाऊंगी तो मुझे मुश्किल से 1 लाख रुपीस भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही है। हालत खराब चलो नहीं भी है इतनी ज्यादा, लेकिन 20 सालों में 20 मॉडल आ चुके हैं नए कोरोला के, राइट। तो उसकी टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस हो रही है, राइट। ऑब्वियसली लोग पीपल वुड वांट टू बाय न्यूअर मॉडल्स। तो मेरा मॉडल इतना आउटडेट हो गया कि उसकी अभी कोई वैल्यू नहीं रही, राइट। अब देखें कितना डिक्लाइन आ रहा है वैल्यू में, 9 लाख रुपए का डिक्लाइन आया वैल्यू के अंदर। ये जो डिक्लाइन है 9 लाख रुपीस का, इसको हम कहते हैं ये आया है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। इतनी बात क्लियर है। ठीक है उस्मान, क्लियर हो गई, मोहसिन ठीक है। अब जरा इधर आए, 1996 में जब मैंने 10 लाख रुपए का खर्चा किया था, ये मेरी क्या बन गई थी, कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कॉस्ट ऑफ व्हीकल। 10 लाख रुपीस में मेरा कस्टम ड्यूटी, ये बाकी सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब शामिल था। तो मैंने उसी तरह से कैलकुलेशन की होगी 1996 में, और मैंने कहा होगा कि ये मेरी कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल है। क्लियर हो गई बात। 1996 में खड़े होके फिर मैंने इस बात का भी एस्टिमेट लगाया होगा कि जब मैं 20 साल इसके बाद इसको बेचने जाऊंगी तो मुझे 1 लाख रुपीस पैसे मिलेंगे। ये क्या चीज थी, है ना, रेजिडुअल वैल्यू, कि जब मैं इसको एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ बेचने जाऊंगी तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। ये हो सकता है थोड़ा कम बेशी ऑब्वियसली हो जाएगी। 10-20 साल पहले मैंने हिसाब जो लगाया था वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अज्यूम करते हैं कि मैंने बड़ा ही जबरदस्त किस्म का हिसाब लगाया था और वाकई में मुझे 1 लाख रुपीज ही मिलने हैं इस आज के दिन। बात समझ आ रही है। तो मेरी एक कॉस्ट क्या है, 10 लाख रुपीज मेरी कॉस्ट है, 1 लाख रुपीज मेरी रेजिडुअल वैल्यू, और 9 लाख रुपीज का टोटल डेप्रिसिएशन आया। अब जरा इधर आ जाए, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ एन एसेट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एन एसेट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि 9 लाख रुपीज ये डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है, लेकिन इस 9 लाख रुपीस को हम क्या कहेंगे, ये हमारी है डेप्रिशिएबल अमाउंट। यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के अरसे में मेरा टोटल वैल्यू में डिक्लाइन कितना आया है, 9 लाख रुपए का। बात समझ आ रही है।
ठीक है। तो 1996 में मैंने खरीदी थी 10 लाख रुपए की, ये थी मेरी कॉस्ट। 20 साल के बाद जब मैं उसको बेचने जाऊंगी तो 1996 में भी मैंने हिसाब लगा लिया था कि 1 लाख रुपीस मुझे मिलेंगे, वो हो गया रेजिडुअल वैल्यू। कितने सालों के बाद मैंने उसको बेचना है? 20 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। और ये गाड़ी ऐसी थी कि सप्लायर ने भी कहा था कि 20 साल इसकी यूजफुल लाइफ होगी। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और ये चीज हम लॉजिकली भी देख रहे हैं कि हमारा टोटल डिक्लाइन कितना आया वैल्यू में ओवर द पीरियड ऑफ 20 years, वो आया है 10,9 लाख रुपीस का। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है हमारी डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब देखते हैं कि फिर, और ये इसका रीजन हमें पता है, रीजन हम ये कहते हैं कि डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्यों होता है उसके भी मैं आपको रीजन लिखवाती हूँ। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? It is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. Systematic allocation का मतलब है किसी मेथड के थ्रू, किसी प्रॉपर तरीके से आपने क्या करना है? डेप्रिशिएबल अमाउंट को एलोकेट करना है 20 साल के ऊपर। ये 9 लाख रुपीस का टोटल डिक्लाइन आया है 20 सालों में। तो हमने निकालना है कि फिर हर साल में कितना डिक्लाइन आया। अब उसके मुख्तलिफ तरीके, एक तरीका तो ये कि हम सीधा सीधा क्या कर दें, 9 को डिवाइड बाय 20 कर दें, कि अगर टोटल आपके पास डिक्लाइन आ रहा है 9 लाख रुपीस का, राइट, टोटल डिक्लाइन आ रहा है 9 लाख रुपीस का, टोटल 9 लाख रुपीस का डिक्लाइन आ रहा है 20 सालों में, तो फिर एक साल में कितना डिक्लाइन आया होगा? आप कर देंगे 9 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 0.45 लाख रुपीस का हर साल में डिक्लाइन आया होगा एसेट की वैल्यू में। बात समझ आ रही है? पहले साल में 10 लाख से गिर के इसकी वैल्यू हो गई होगी 10 माइनस 0.45 यानी कि 9.55। फिर अगले साल 9.55 में फर्दर 0.45 का डिक्लाइन आया होगा। इसी तरह 1996 पे से होते होते 2016 में आके उसकी वैल्यू सिर्फ कितनी रह जाएगी? 1 लाख रुपीस रह जाएगी। तो अभी हम सिस्टमेटिक एलोकेशन के ऊपर भी आते हैं, ठीक है, वो हमें पढ़ने हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। इतनी बात क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन को आपने याद कर लेना है। डेप्रिसिएशन क्या होती है? सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? एक्सपेक्टेड डिस्पोजल वैल्यू लेस डिस्पोजल कॉस्ट एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, और यूजफुल लाइफ है पीरियड ओवर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द बिजनेस एंटिटी। तो सारी इसमें डेफिनेशंस यहाँ पे मौजूद हैं, हमने अभी सिर्फ इसके मेथड्स वगैरह देखने हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएट होने का मतलब है वैल्यू में डिक्लाइन आना, बस, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आता ही क्यों है, डेप्रिसिएशन ही क्यों होती है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल आपका आंसर है इसका, वेयर एंड टेयर होना। अब आपको ये बात पता है कि अगर मेरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं भी होती, गराज में अगर खड़ी रहती है, तो आपको पता है इरोजन हो रही है, वेयर एंड टेयर हो रहा है, राइट, है ना, जंग लग रहा है चीजों को। तो उससे क्या होगा? आपके सामने एक जंग आलूदा अगर कोई चीज खड़ी भी होगी और आपको कहा जाए कि ये खरीदो, तो आप उसकी बहुत कम वैल्यू दोगे, बोलोगे ये तो खराब है ना, इसके ऊपर तो जंग लगा हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू इतनी नहीं है मेरी नजरों में। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई चीज आइडल भी आपकी पड़ी रहती है, कोई नॉन करंट एसेट आपका ऐसा है जो कि आप इस्तेमाल नहीं भी करते, तब भी उस पे नेचर के तौर पे नेचुरली क्या हो रहा है? एक वेयर एंड टेयर का एलिमेंट आ रहा है, राइट। उसमें इरोजन हो रही है, उसका रंग खराब हो रहा है, उस पर जंग लग रहा है, राइट, उसका रंग फिट भी जाता है, फेड भी हो जाता है, राइट। वो आपकी कंट्रोल में नहीं होता, आप जितनी भी उसका ख्याल रख लो, उसमें थोड़ा बहुत एलिमेंट वेयर एंड टेयर का होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस, इसका क्या मतलब है? कि वो टेक्निकली आउटडेट होता जा रहा है। अब एक गाड़ी मैंने खरीदी और वो गैराज में खड़ी हुई है, मैं बड़ा ही उसका ख्याल रख रही हूँ, वेयर एंड टेयर मेरा मिनिमम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? टाइम के गुजरने के साथ साथ नया से नया मॉडल आता जा रहा है गाड़ी का, और मेरे पुराने मॉडल की गाड़ी की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं उसको बेचने जाऊं तो हो सकता है कोई खरीदने को तैयार भी ना हो, कहेंगे तो इतनी पुरानी गाड़ी है, पुराने मॉडल की गाड़ी है, अभी तो नई नई चीजें आ गई हैं, उसमें इतनी जबरदस्त एड ऑन्स हैं, एलसीडी स्क्रीन हैं, स्पीकर्स हैं, एसी इतने जबरदस्त आ गए, ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई, आपकी तो अभी तक वो पुरानी मैनुअल गाड़ी है, राइट।
तो क्या हो रहा है, वो मेरी जो नॉन करंट एसेट है वो टेक्निकली ऑब्सोलीट हो रही है। इज दैट राइट? ठीक है, तो ये आपके मेजर, वैसे और भी रीजंस हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के, लेकिन मेजर आपके रीजंस जो है वो यही होते हैं कि जो है आपकी जो है वो टेक्निकल आपकी वेयर एंड टेयर, वैसे टाइम टाइम के बेसिस पे आपका इस तरह से हो रहा है। फिर आप जब कोई चीज इस्तेमाल करते हो तो जाहिर सी बात है उसकी एफिशिएंसी में भी ग्रेजुअली आपका कमी आना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, अच्छे जी, चलें अब हम आते हैं अपने सिस्टमेटिक एलोकेशन को देखते हैं। देखें यहाँ पे इन्होंने आपको पर्पस के अंदर तो नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं कि सिस्टमेटिक एलोकेशन में जो हम मेथड्स की बात कर रहे थे कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन क्या क्या है। ठीक है, आपके पास टोटल वैसे 5 हैं, ठीक है, 4 इसमें गिवन है, एक मैं आपको अलग से भी बताऊंगी। तो आपके पास ये 4 डिफरेंट मेथड्स गिवन है आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर: स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ डिजिट्स मेथड एंड डेप्रिसिएशन बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यानी कि जो अभी हमने ये डेप्रिशिएबल अमाउंट निकाली है 9 लाख की, उसको हम हर साल पे, हर साल की उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितना निकालेंगे कि टोटल तो 9 लाख का डिक्लाइन आया है 20 सालों के अंदर, लेकिन उन 20 सालों के हर साल की डिक्लाइन इन वैल्यू कितनी आई है वो हमें निकालनी है। ठीक है, सिस्टमेटिकली निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला आपने नोट करना है और याद कर लेना है। ठीक है, पर एनम का क्या मतलब है? हर साल। डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस cost minus residual value divided by useful life। ये रहा डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। के देखो हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग तो हर साल की करते हैं ना, हम इस तरह से तो नहीं करेंगे कि जी हम लोग 20 साल की इकट्ठी अकाउंटिंग कर रहे हैं। हमें तो अकाउंटिंग करनी है हर साल की, तो हमें लाजमन ये बात को देखना है कि इस पर्टिकुलर साल के अंदर, जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस साल के अंदर एक पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट की वैल्यू में कितना डिक्लाइन आया है, क्योंकि उस साल आपने उस एसेट को इस्तेमाल किया, वेयर एंड टेयर हुआ, उसके टेक्निकली वो ऑब्सोलीट हुआ, उसकी जगह पे बहुत सारे नए मॉडल्स आए होंगे मार्केट में, तो उसकी वैल्यू में कमी आई होगी। ठीक है, तो आपने उस पर्टिकुलर साल के बारे में ये कैलकुलेट करना है कि कितना आया है डिक्लाइन हमारी एसेट की वैल्यू में। और वो कैसे आ रहा है? कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो कि हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, लेस एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, के फ्यूचर में हमें कितने पैसे मिलेंगे, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। ये जो चीज है कॉस्ट लेस एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, ये क्या चीज थी? डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट को डिवाइड कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं हर साल पे इक्वली। अब जो आंसर हमारे पास आएगा उसको अभी अपन देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखें, अ मशीन कॉस्ट ₹2,50,000। नहीं नहीं नहीं, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए ना, वो आपका FAR 1 में आप पढ़ोगे कि रेजिडुअल वैल्यू में अगर चेंज आ जाए, आज के दिन हमने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, एक साल के बाद कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कुछ और अगर एक्चुअली आपका कुछ और हो जाए तो वो तो एक अलग ही किस्सा है, वो फिर आपका गेन या लॉस निकलेगा उसमें, वो आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, अगर आप ये बात कर रहे हो कि अगर 5 साल अगर इसकी यूजफुल लाइफ है, तो 5 साल के बाद हो सकता है हमने पहले साल में एक्सपेक्ट किया होगा रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपए होगी, लेकिन जब हम एक्चुअली उसको बेचने गए 5 साल के बाद, तो वो 1 लाख रुपए नहीं मिले, 1,20,000 मिले, तो क्या होगा? ये बात पूछ रहे हो आप? हाँ, वो आप पढ़ोगे, अभी वो डिस्पोजल में पढ़ोगे। ठीक है, वो जब डिस्पोजल का हम टॉपिक जिसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह उसमें वो करोगे आप। ठीक है जी, अ मशीन कॉस्ट ₹2,50,000, इट हैज एन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 years
एंड एन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ दैट टाइम, यानी एट द एंड ऑफ द 5 years। जब आप 5 years के बाद उसको बेचने जाओगे तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से उस साल एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगी? 2,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5 years। वेरी गुड। अब ये जो आपके पास आंसर आएगा ना 40,000, याद रखिएगा 5 साल है ना अकाउंटिंग, यूजफुल लाइफ 5 years है। अब हर साल एसेट की वैल्यू में 40,000 रुपए का डिक्लाइन आता रहेगा। पहले साल जब आपने खरीदा डे 1 पे कितने का खर्चा आया? एसेट की वैल्यू कितनी थी? 2,50,000। पहला साल गुजर गया, पहले साल के एंड पे आप बोलेंगे कि अब इस साल मेरे एसेट की वैल्यू में 40,000 रुपए का डिक्लाइन आया, तो पहले साल के आखिर में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 लाख से कम हो गई, कितनी हो जाएगी? 2.5 लाख माइनस 40,000, 2,10,000, राइट। फिर दूसरा साल आया, दूसरा साल जब गुजर जाएगा तो उस एसेट की वैल्यू में दोबारा से 40,000 रुपए का डिक्लाइन आएगा, तो 2,10,000 से अब उसकी वैल्यू फर्दर डिक्लाइन होकर कितनी हो जाएगी? 1,70,000। तीसरे साल फिर 40,000 रुपए का डिक्लाइन आया, तो 1,70,000 से कम होके 1,30,000, फिर 90,000, राइट। इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ आपका इस तरह से चलता रहेगा। क्लियर हो गई बात? सही है। तो आपका क्या हो रहा है? पर एनम, यानी कि हर साल एसेट की वैल्यू में 40,000 रुपए का डिक्लाइन आ रहा है। 40,000 रुपए का हम कह रहे हैं हमारा ये लॉस हो रहा है ना, हमारे एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है, हमारे लिए एक लॉस है, हमारे लिए ये मतलब नेगेटिव बात है, ठीक है। हमारी इनकम तो ये हो नहीं सकती, तो हमारा ये क्या है? इसीलिए हम डेप्रिसिएशन इक्वल, किसके इक्वल नहीं हो सकता? हो सकता है बच्चे, उस्मान, हर साल हो सकता है डिक्लाइन सेम अमाउंट से। देखो ये सारी ये वाली चीज हमें एक्चुअली नजर तो नहीं आ रही ना, ये तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये सारा क्या होता है? देखो डेप्रिसिएशन की चीज, जो डेप्रिसिएशन का काम जो है ना, ये सारा एस्टिमेट के ऊपर है, एस्टिमेट बेसिस पे है। तकरीबन 40,000 रुपए का हर साल डिक्लाइन आएगा। नहीं 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 उस्मान, वो चीज नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस तरह से हो। आपके पास और भी डिफरेंट तरीके हैं, आपके पास और भी डिफरेंट मेथड्स हैं। आप करते क्या हो कि आप एसेट के नेचर को, ये मैं इंशाल्लाह बाद में बात समझाऊंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एसेट नया हो तो उसमें कम डिक्लाइन आएगा और फिर बाद में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आता रहेगा। नहीं, दैट्स नॉट राइट। ये है ही नहीं इस तरह की बात, ठीक है। आप अंदाजन ये बात कर सकते हैं कि भाई ये चलो एक इस तरह का ये नेचर है इस एसेट का कि ये हर साल हम उसको सेम अमाउंट से इसकी वैल्यू को कम करते रहते हैं, राइट। अच्छा, डिप्रिसिएशन करने का जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, आपको अपने अकाउंट्स को बनाना होता है एज फेयर एज पॉसिबल, ठीक है। आप ये बात नहीं कर सकते कि जिस तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने पर्सनल अकाउंट्स बना रही हूँ, ठीक है, मैं अपना पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हूँ। अब मेरी गाड़ी कितने साल पुरानी है? 20 साल पुरानी है। तो अगर मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मोटर व्हीकल को अभी भी 10 लाख रुपए पे दिखाऊं, है ना, अभी भी अगर मैं दिखाऊं कि मेरे पास 10 लाख रुपए की एक गाड़ी है, तो वो गलत प्रेजेंटेशन होगी ना, वो फेयर बात नहीं है। वो फेयर बात क्यों नहीं है? क्योंकि 10 लाख की गाड़ी जैसी हम सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है कि थोड़ी अच्छी हालत में होगी ना, नई गाड़ी होगी, राइट। लेकिन वो गाड़ी मेरी नई नहीं है, राइट। वो गाड़ी मेरी बहुत ही अजीब सी, बहुत ही बेचारी खटारा सी हालत में है। तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनने चाहिए कि उसमें जो मैं अपने एसेट की वैल्यू बताऊं, दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ द एसेट, कि ट्रू उसकी हालत क्या है या क्लोज टू द ट्रू हालत। ऑब्वियसली अब नेचर उस गाड़ी को मैं देखते साथ ये तो नहीं बोल सकती ना कि ये 1 लाख रुपए की है, ये 2 लाख रुपए की है। ये मेरा क्या होता है? मेरा हिसाब होता है लगभग। हम किसी भी फिजिकल चीज को अगर कोई वैल्यू एलोकेट करते हैं, कोई उसकी हम वर्थ का अंदाजा लगाते हैं, तो वो अंदाजा होता है, वो एक्चुअल कभी भी नहीं हम कर सकते हैं ना। एक्चुअल तो हो ही नहीं सकता, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि भाई नहीं नहीं भाई ये तो 50,000 की ही है। हो सकता है मैं बोलूंगी 50,000 की वैल्यू है, आप बोलो कि नहीं जी मुझे तो ये थोड़ी बेहतर हालत में लग रही है, मैंने इससे भी बुरी बुरी हालत की गाड़ियां देखी हुई है, मेरे हिसाब से ये 1 लाख रुपए की है, राइट। तो ये आपकी क्या होती है? ये आपकी
कैलकुलेशंस के ऊपर होता है, एस्टिमेशंस के ऊपर होता है, आप इसमें कोई ठोस बात कर ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर? तो अब जिस तरह डेप्रिसिएशन में भी हम देखेंगे मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं कि आप किस तरीके से भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना चाहो। ये बिजनेस की मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से देखती है अपने एसेट को, और वो किस तरीके से जज करती है कि मेरे एसेट की वैल्यू किस तरह से डिक्लाइन हो रही है, क्या वो हर साल इक्वल अमाउंट से डिक्लाइन हो रही है या वो डिफरेंट अमाउंट से डिक्लाइन हो रही है हर साल। वो फिर उसकी मैनेजमेंट की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर होगी बात? तो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। इसमें हम ये सारी चीजें एक किस्म का समझें कि हवा में बातें हैं, ठीक है, हवा में बातें हैं, लेकिन क्योंकि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं फेयर, तो हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए ना, उस बात को फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम तो करना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? आप FAR 1 में इस चीज को देखोगे, FAR 1 में आप देखोगे कि हमने ये जो चीजें करते हैं ना, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, हो सकता है ये एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ हम 2 साल के बाद बोले नहीं भाई इसकी तो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 10 साल है, हम तो 5 साल लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारी चेंज हो जाए, हमारा जाविया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो सकता है बीच में, राइट? तो ये क्योंकि सारी चीजें आपकी एस्टिमेट के बेसिस पर होती हैं, आप अपने लगभग, जो आपने बात बिल्कुल ठीक की, बहुत अच्छा टर्म यूज किया, लगभग हम कहते हैं कि लगभग इतनी इसकी वैल्यू में कमी आई होगी, राइट? क्लियर होगी बात? सही है। तो अब स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन में होता क्या है, स्ट्रेट लाइन एज द टर्म इटसेल्फ डिनोट्स, क्या होता है, हर साल आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होता है सेम, ठीक है, हर साल आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होता है सेम, यानी कि आप ये कहते हो कि हर साल मेरे एसेट की वैल्यू में एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट से मेरे एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आएगा। ठीक है, क्लियर है? और ये प्रैक्टिस के अंदर दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड। जी उस्मान, मोहसिन, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ, मैं सिर्फ आप लोगों को मेथड्स बता रही हूँ कि कौन कौन से हैं, हम पहले उनको देखेंगे, फिर हम एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन का जो है वो एक और तरीका, इसका एक और फॉर्मूला भी है। सवाल में हो सकता है आपको इन्होंने क्या दे दिया, क्वेश्चन में आपको इन्होंने दिया कि डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन रेट इज 10%, राइट? उसमें उसने आपको रेजिडुअल वैल्यू ना बताई हुई हो, यूजफुल लाइफ ना बताई हुई हो, तो आपने क्या करना है, उस रेट को सीधा सीधा कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी आप सिर्फ ये फॉर्मूलाज अपने पास नोट कर लो, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन पर एनम किस तरह से निकाल सकते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, या अगर क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन रेट इन दिया हुआ है परसेंटेज के अंदर, आपको ये बताया हुआ है कि हर साल एसेट की वैल्यू में 10% का डिक्लाइन आएगा। इन अदर वर्ड्स है ना, डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 10% का क्या मतलब है कि आपका एसेट की वैल्यू में हर साल 10% से कमी आएगी। ठीक है, तो आपने भी क्या निकालना है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। आपने ये कहना है कि ओ अच्छा ठीक है, इसका मतलब है 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ कॉस्ट, राइट? आपको रुपीज में अमाउंट निकालनी होती है। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर एक और छोटा सा फॉर्मूला आप अपने पास नोट कर लें। अगर आपके पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि डेप्रिसिएशन रेट इज 10%, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट दी हुई है 1 लाख रुपीस, ठीक है, और इन्होंने आपको और कुछ भी नहीं दिया हुआ, इन्होंने आपको सिर्फ दिया हुआ और डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 10%, और क्वेश्चन में आपको ये कहा हो कि आपने बताना है कि यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट क्या है,
इसमें देखें सवाल के अंदर बस यही दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है और कॉस्ट दी हुई है, और आपको ये कहा जा रहा है कि आपने ये बताना है कि इस एसेट की यूजफुल लाइफ क्या है, तो उसके लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। आपने कहना है क्या, यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू 100 फॉर्मूले का हिस्सा है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन रेट कितना है 10, राइट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो कितनी है, 10 years है। क्लियर हो गई बात? जी मोहसिन, ठीक है, चलें, गुड। तो बस इसमें यही दो तीन आपके पास मेजर जो है वो चीजें, ठीक है। एक आखिर में मैं आपको एक यूनिवर्सल एक फॉर्मूला करवाऊंगी, वो इंशाल्लाह इन सारे मेथड्स को देखने के बाद, ठीक है। चलें जी, तो ये काम हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके ऊपर हम और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक दफा फॉर्मूलाज गो थ्रू कर लें उसके बाद से। ये मेरे पास ये हैंडआउट्स भी हैं, ये मैंने बनाए हुए हैं, इसके अंदर हम लोग जो है सारे क्वेश्चंस को जो है हर तरीके से हम सॉल्व करेंगे। प्रोपोर्शनेट पॉलिसी क्या होती है, फुल ईयर पॉलिसी क्या होती है, वो भी हमें देखना है। बहुत अच्छे सवाल है, ठीक है, ये हम करेंगे। अच्छा, एक और अपने पास होमवर्क नोट कर लें। हैंड आउट नंबर 1 में जो अपलोड करूंगी ना, एक तो आपका होमवर्क ये है कि आपने पैक के क्वेश्चन बैंक का E11 देखना है, E12 सॉरी, E12 देखना है, उसमें कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा आपका होमवर्क है हैंड आउट 1 में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए सिर्फ टोटल कॉस्ट ऑफ द सर्वर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए तक आपने करना है टोटल कॉस्ट ऑफ सर्वर्स, बाकी की हमने अकाउंटिंग अभी तक नहीं सीखी। या एक काम ये करें, क्वेश्चन नंबर 3 को फिर मैं आपको कल दे दूंगी होमवर्क, हाँ सही रहने दें, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा आप कर लीजिएगा, नहीं नहीं अभी रहने दें, ठीक है। उसको आज मत करें, फिर ये ना हो कि आधा सवाल आपका, आधा सोल्यूशन पहले हुआ होगा, आधा सोल्यूशन बाद में होगा, इसको इकट्ठे ही हम कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक किस्म का आपका रिविजन हो जाएगा, दोबारा से आपका कॉस्ट ऑफ एन एसेट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह कल पहले हम सारे सिर्फ फॉर्मूलाज को देख लें, और फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन को, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखेंगे, ठीक है। दूसरा आपके पास मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन कहलाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्या फॉर्मूला है, ये आप देख लें अपने स्टडी टेक्स्ट में, ये भी गिवन है, ये रहा। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड परसेंटेज, ठीक है। ये नोट कर लें अभी, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें कैरिंग अमाउंट से क्या मुराद है, फिक्स्ड परसेंटेज कैसी निकलेगी। ठीक है, नोट कर लिया, ये अपने पास लिखे हैं आप लोग। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, चलें कैरिंग अमाउंट ही कहते हैं, कैरिंग ठीक है। अब सवाल के अंदर ना आपको गिवन होगा, सवाल के अंदर आपको बताया हुआ होगा कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, हम इंशाल्लाह जब क्वेश्चंस पर आएंगे तो ये बात इंशाल्लाह आपको क्लियर होती रहेगी, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इसमें किस तरह से निकलेगा, कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट। अब एक फॉर्मूला लिख लें, डेप्रिसिएशन रेट निकालने का एक फॉर्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये है कि मेरे पास अंडर रूट का ना साइन नहीं है इधर लैपटॉप के अंदर, और मैं बोर्ड तो यूज नहीं कर रही, तो इस वजह से मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकती। तो मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं आपको किसी तरीके से समझा दूं कि कैसे अपने लिखना है। ये जरा लिखना शुरू करें, डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट का साइन आता है ना सबको,
है ना, अंडर रूट का साइन बनाना आता है ना। जी मोहसिन उस्मान, या मैं काम ये करती हूँ, पेंट खोल के ना पेंट पे मैं ड्रॉ करने की लिखने की कोशिश करती हूँ। एक मिनट। चलें, जो फॉर्मूला है वो आपका कुछ इस तरह से है। हाँ, 1 माइनस अंडर रूट, चलो कर ही दिया, नजर आ रहा है सबको? ठीक है, 1 माइनस, और ये अंडर रूट जो है ये पूरा इस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस करेंगे, और उस पूरे आंसर को आपने अंडर रूट करना है n। यहाँ पे क्या है n, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब का रूट नहीं है, ये n जो क्या n जो भी होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ n क्या होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन रेट आपका किस तरह से निकलेगा, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, जहां पे आप लिख लेंगे n क्या है आपके पास, टोटल यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो अब जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में मैंने आपको दिया हुआ है कि कॉस्ट है आपकी ₹1,50,000, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू है आपकी फॉर एग्जांपल ₹50,000, और मैंने आपको ये दिया हुआ है कि यूजफुल लाइफ है आपकी 5 इयर्स। ठीक है, अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, कैरिंग अमाउंट चाहिए, इसको भी हम देखते हैं कि क्या है, और दूसरा आपको क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन रेट चाहिए। अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास डेप्रिसिएशन रेट तो आपको दिया हुआ ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने डेप्रिसिएशन रेट को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, 1 माइनस, अब अंडर रूट n की जगह आप क्या लिख दोगे, यहां पे आपके पास आ जाएगा क्या, 5। ये लिखा ही नहीं जा रहा, ठीक है, नजर आ रहा है 5, राइट। यहां पे आप लिख दोगे 5, इधर आपने रेजिडुअल वैल्यू लिख देनी है 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो करें जरा इसको, पहले आप करें 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, फिर अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में उसको अंडर रूट करें 5, करना होता है। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए इस काम के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप लोग प्लीज उसको जो है वो खरीद लें। नहीं, मुझे कोई शक नहीं है, मैंने वैसे ही कंफर्मेशन के लिए, किसी को ये ना हो ना कि ना आता हो। तो अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट करना तो आता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में वो वाला एक सिंबल बना हुआ होता है, राइट। लेकिन जिनको नहीं पता, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप जरा नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर आएगा अंडर रूट बना हुआ होगा, और उसके ऊपर डब्बा टाइप का होगा जहां पे n लिखना है। ठीक है, जहां पे n लिखा हुआ है, वहां पे जहां पे 5 लिखा हुआ है उधर डब्बा लिखा हुआ होगा। आपको करना क्या होता है, डब्बे में आप कोई भी फिगर फिर लिख देंगे तो वो उतने का रूट कर देगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, जो आंसर आएगा उसको अंडर रूट करेंगे 5 से, और 1 माइनस कर देंगे आंसर। क्या आंसर आ रहा है, जी जल्दी से कैलकुलेट करें। मैंने भी साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड किया था। हाँ, मेरे पास इसमें 0.197। चलें ठीक है, मैं भी यहाँ पे करने की कोशिश करती हूँ। 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। उस्मान, फिर आपको ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है।
आपको फिर ऐसा लेना पड़ेगा जो कि आपका हो जाए उसमें। जैसे ये बना हुआ है ना, ये अंडर रूट का साइन है, इधर आपका बना हुआ होगा डब्बा, सही है। ऐसे मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो आप इस तरह का फिर ले लो। मैं देखती हूँ कि अगर इसमें मैंने डाउनलोड किया हुआ तो था, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं वो। साइंटिफिक है, अच्छा फिर होगा। अब मैं एक तो कैसे बताऊं आपको। चले वैसे ये आपके ना FAR 1 के लिए ज्यादा जरूरी है। आपके जो इंट्रो के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको वैसे डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ होता है। सो लेट्स होप कि आपके क्वेश्चन में हो, गिवन हो, ठीक है। वो ये सिर्फ आपने उस केस में यूज करना है अगर आपके पास डेप्रिसिएशन रेट ना दिया हुआ सवाल के अंदर, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, हाँ ये कर सकते हैं। पावर करके ना, पावर एक्स रेस टू द पावर डब्बा बना हुआ है कहीं पे, जरा ढूंढे। एक्स रेस टू द पावर बॉक्स करके बना हुआ है कहीं, बना हुआ है, ठीक है। आप एक काम ये करें, 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 करें। इसमें होगा, इसमें होगा। आप उसके ऊपर फिर अच्छा नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप सारा वो खत्म कर दें, मतलब सी दबा दें। आप वो वाला बटन प्रेस करें जिसपे एक्स रेस टू द पावर डब्बा बना हुआ है, ठीक है। आप वो वाला बटन प्रेस करें, उसमें फिर आप एक्स की जगह लिखे 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, और फिर एरो प्रेस करके उस डब्बे में आ जाएं और डब्बे में लिख दें 1/5। समझ आ रहा है? हाँ, 1/5, तो वो रूट हो जाएगा, 5 का रूट हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं देखती हूँ। चलो ठीक है, आप न्यू ले लो। मैं एक सेकेंड आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके बता देती हूँ, अगर मुझे ऑनलाइन मिल जाता है कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर। वैसे होपफुली इंशाल्लाह इंट्रो के लेवल पे आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंट्रो में जितने भी अब सो फार आपके पास क्वेश्चंस आए हैं, उसमें आपको डेप्रिसिएशन का रेट ऑलमोस्ट गिवन होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली होपफुली आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक काम ये करते हैं, ये जो कैरिंग अमाउंट वाली बात है ना, ये थोड़ी लंबी है, तो यही तक रखते हैं आज के लिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन रेट हमने देख लिया, हमने इसका वो देख लिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। अब एक काम ये करते हैं, हमारे पास 4 और मेथड्स हैं। कल हम क्वेश्चन ये वाला जब देखेंगे ना, तो उसके साथ ही मैं आपको सारी चीजें कराती रहूंगी जो मैंने आपको हैंड आउट नंबर 1 में आपको करानी है। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने शुरू करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे कैरिंग अमाउंट, हाँ मैं आपको इंशाल्लाह अपलोड कर देती हूँ। कैरिंग अमाउंट का मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट देना है, और वो कॉन्सेप्ट जो आपका हर जगह पे अप्लाई होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ आपको शुरू शुरू में वो कंफ्यूजिंग लगेगा, आगे जाके इंशाल्लाह उसमें कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। टेस्ट अभी तक मैंने मार्क नहीं किए क्योंकि मैं परसों ही फारिग हुई हूँ रेगुलर से, और कल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के टेस्ट चेक करके उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगी, ठीक है, इंशाल्लाह। और मेरे पास अभी तक वो सॉफ्ट में भी नहीं आया कि मैं आपको वो अपलोड कर दूं। मुझे याद है वो जैसे ही मेरे पास मेरा असिस्टेंट या टीचर असिस्टेंट को मुझे भेजेंगे, तो मैं इंशाल्लाह उनको अपलोड भी कर दूंगी, ठीक है, जो आपका सजेस्टेड सोल्यूशन है उसको। ठीक है जी। हाँ नहीं, नंबर तो नहीं, मैं पूरा उस पर, आपको पता है मैं पूरा रिस्पॉन्ड करती हूँ कि इसमें ये गलती हुई, इसमें वो गलती हुई, तो उसमें तो मैं आपको पूरा प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूंगी। इस पे तो चेक करूंगी तो उसमें मैं आपकी मिस्टेक्स भी बताऊंगी फिर, ठीक है। चलें, बस मैं ये अपलोड करती हूँ। इसमें आप क्वेश्चन नंबर E12 देखिएगा। बाकी आप अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक आपने कुछ ज्यादा सीखा ही नहीं है, सही है। फिर हम इंशाल्लाह हैंड आउट 1 से कल फुल फ्लेजेड अपना काम स्टार्ट करेंगे, और डेप्रिसिएशन में प्रोपोर्शनल पॉलिसी क्या होता है, फुल ईयर पॉलिसी क्या होती है, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। अकाउंट्स किस तरह से बनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंशाल्लाह इस हफ्ते के आखिर तक ये भी खत्म हो जाएगा और हमारा इन्वेंट्री भी इंशाल्लाह होपफुली शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आज तक जितना हमने किया उसमें कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो जल्दी से पूछ लें। जी उस्मान, क्लियर है सब?
ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे। अल्लाह हाफिज।